Goal, nation's leading institute. हेलो स्टूडेंट्स, मैं एम के भारती, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ गोल इंस्टीट्यूट। आप लोगों ने 16 अप्रैल को एक मेजर टेस्ट 5 जो AITS के लिए एप्लीकेबल है और इसी साल नीट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस माना जाता है, उसी में कुछ इनऑर्गेनिक के ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसकी संभावना है कि इस बार नीट में आ सकती है उनमें से कोई क्वेश्चन। तो चलिए आज इनऑर्गेनिक के उन क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चंस थोड़ा सा आसान भी है और टेक्निकल भी है। तो वैसे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन नंबर 54। गौर से देखिएगा कि 54 क्वेश्चन नंबर है। इसमें कहा गया है कि विच इज अ मेटलॉइड। मेटलॉइड इनमें से कौन है। अब आप लोगों को याद होगा कि जब मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स का क्लासिफिकेशन किया जा रहा था क्लास में, तो 6 मेटलॉइड्स को आइडेंटिफाई करवाया गया। 6 मेटलॉइड्स, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम, ये है वो 6 मेटलॉइड्स। अब ढूंढना है आपको इन 4 ऑप्शन में से कहीं पर इन 6 मेटलॉइड में से कोई एक किसी ऑप्शन में लिखा हुआ है या नहीं। तो देखिए, पहला है लेड, मेटल है वो। दूसरा है एंटीमनी, SB, अभी हमने कहा था 6 मेटलॉइड्स में से एक एंटीमनी भी है। पता चल गया ना। इसका सही आंसर कौन है? ऑप्शन नंबर 2। चलिए आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 55 का एक ऐसा क्वेश्चन जो केमिकल बॉन्डिंग पर कॉन्सेप्ट आधारित है, बेस्ड है। Which of the following pair of molecules contain odd electron molecule and an expanded octet molecule respectively? यानी कि 4 ऑप्शंस में से 2-2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। हर एग्जाम्पल में, हर ऑप्शन में 2 एग्जाम्पल, उनमें से आपको पहचानना है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कौन है और एक्सपेंडेड ऑक्टेट, यानी ऑक्टेट से ज्यादा जिस एटम के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स हो उसे कहते हैं एक्सपेंडेड इलेक्ट्रॉन्स। अब एक्सपेंडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल, अब इन समूह में देखिए क्वेश्चन नंबर 55 में BCl3, क्वेश्चन नंबर 55, बोरोन के साथ 3 क्लोरीन। आप लोगों को यह पता है कि बोरोन की वैलेंसी यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड बना चुका है, 6 इलेक्ट्रॉन। ऑड नहीं है इलेक्ट्रॉन, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन में देखिए, दूसरे ऑप्शन में है NO। अगर आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस को आसानी से आइडेंटिफाई करना हो कि ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कौन है, तो आप लोगों को एक छोटा सा टेक्निक बता देते हैं। इसका एटॉमिक नंबर है 7, इसका एटॉमिक नंबर है 8। 7 और 8 को ऐड कर दीजिए, वो आएगा 15 जो ऑड इलेक्ट्रॉन है। बस ये है उसका सही आंसर, ऑड इलेक्ट्रॉन। फिर कहता है NO, ऑड इलेक्ट्रॉन तो हो गया। एक्सपेंडेड ऑक्टेट, और एक्सपेंडेड ऑक्टेट में H2SO4 दिया हुआ है। H2SO4 में सल्फर, और सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। और आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में एक छोटा सा पॉइंट बताया गया होगा, सिज्विक रूल्स ऑफ मैक्सिमम कोवैलेंसी। उन्होंने कहा है पीरियड नंबर 1 की मैक्सिमम कोवैलेंसी 2 हो सकती है, पीरियड नंबर 2 एलिमेंट्स की मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 हो सकती है, पीरियड नंबर 3 और 4 की मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 हो सकती है। अब पीरियड नंबर 3 में ये आ रहा है सल्फर, और सल्फर की मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 तक पहुंचेगी। अगर आप H2SO4 का स्ट्रक्चर देखें तो सल्फर के सराउंडिंग में 6 बॉन्ड्स का मतलब है 12 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब है कि क्वेश्चन के सही आंसर की जो तलाश थी वो तलाश पूरी होती है ऑप्शन नंबर 2 में।
यानी कि NO ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, H2SO4 एक्सपेंडेड ऑक्टेट है। इसी तरह के ऑप्शन को पहचानना था। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 56, और क्वेश्चन नंबर 56 में ये पूछा जा रहा है कि O2 पर 1 माइनस, जिसको कहते हैं सुपर ऑक्साइड, फिर O2 और O2 पर 2 माइनस, उसको कहते हैं परऑक्साइड। O2 पर 1 माइनस, O2 और O2 पर 2 माइनस, ये है सुपर ऑक्साइड, ये है ऑक्सीजन और ये है परऑक्साइड। अकॉर्डिंग टू MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो आपने पढ़ा था सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, यहां पर क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, इन 3 स्पीसीज में टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स रेस्पेक्टिवली आर। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मीन्स स्टार मार्क वाला, जिससे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। तो जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, फिर सिग्मा 2pz 2 पाई 2px 2 और पाई 2py2, फिर आ जाता है पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। चूंकि इलेक्ट्रॉन है 8 दूना 16 1 17, इलेक्ट्रॉन है 17, आपको काउंट करना है 17 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6 8 10 12 14 16 1 17। पहले एक एक करके भरते हैं, फिर पेयरिंग करवाते हैं। तो आप लोगों को इसमें ढूंढना है कि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और एंटी बॉन्डिंग में मतलब है ये, फिर ये स्टार वाला, फिर ये और ये। तो 2 2 4 2 6 1 7। एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स है इसमें 7, इलेक्ट्रॉन है 17, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 7, इलेक्ट्रॉन है इसमें 16 का मतलब एक यहां एक यहां, तो फिर एंटी बॉन्डिंग हो जाएंगे इसमें। एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन टोटल हो जाएंगे 6, 2 2 4 5 और 1 6, यहां एक इलेक्ट्रॉन रहेगा 16 में। और इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है ना, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है 18 है, तो यहां भी 2 हो जाएगा, तो 2 2 4 2 6 और 2 8, यानी 7 6 8 किस ऑप्शन में है जरा देखिए गौर से, वो है 7 6 8 ऑप्शन नंबर 1, इसलिए इसका आंसर नंबर 1 सही है। ऐसे करके आपको चेक करने होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 ये था 56। 62 में कहता है कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग कलगॉन सोडियम मेटाफॉस्फेट होल इन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यानी कि परमानेंट हार्डनेस में मैग्नीशियम +2 और कैल्शियम +2 का सल्फेट और क्लोराइड होता है। इसे रिमूव करने के लिए कलगॉन प्रोसेस में सोडियम मेटाफॉस्फेट होल एन दे रखा है, और एन होता है यहां पर 6, कहलाता है हेक्सा सोडियम मेटाफॉस्फेट। हेक्सा सोडियम मेटाफॉस्फेट में ये जो सोडियम आयन है वह एक्सचेंज कर देता है इन दोनों को, कहते हैं आयन एक्सचेंज, और ये बन जाता है मैग्नीशियम मेटाफॉस्फेट या कैल्शियम मेटाफॉस्फेट का बन जाता है प्रेसिपिटेट, मिलता है हमें सॉफ्ट वाटर। यह है कलगॉन प्रोसेस। क्या देखा आपने, ये आयन मोर रिएक्टिव होने की वजह से इन दोनों आयंस को डिस्प्लेस कर देता है, और नाम होगा आयन एक्सचेंज, यानी कि एक्सचेंज ऑफ आयंस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एक्सचेंज ऑफ आयंस। एक्सचेंज ऑफ आयंस के बाद मिलता है प्रेसिपिटेट,
तो अगर प्रेसिपिटेशन ऑप्शन नंबर 3 में है तो हम लोग इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रेसिपिटेशन तभी हुआ जब आयन का एक्सचेंज हुआ, और ये आयन एक्सचेंज, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आयन एक्सचेंज। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 63, रॉ मटेरियल्स इन सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस सुने हैं आप? किसके लिए एप्लीकेबल है ये? एस ब्लॉक जब पढ़ रहे थे ना, तो सॉल्वे प्रोसेस में वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा दोनों का मैन्युफैक्चरिंग सॉल्वे प्रोसेस से होता है, और उसमें रॉ मटेरियल्स लिए जाते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन यू नो, ब्राइन सॉल्यूशन जो है ना वह 30 to 40% aqueous solution of sodium chloride is called brine solution। इस टर्म को याद रखिएगा, 30 to 40% aqueous solution of sodium chloride is called brine solution। और उसमें रॉ मटेरियल ब्राइन सॉल्यूशन को लिया जाता है जो NaCl का सॉल्यूशन है। सेचुरेट किया जाता है अमोनिया से सबसे पहले, टू मेक द सॉल्यूशन एल्कलाइन बेसिक, अमोनिया लेविस बेस है। उसके बाद सेचुरेट किया जाता है CO2 से, और CO2 को प्रोड्यूस करने के लिए लाइमस्टोन यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ही सस्ता सुविधा है। और किसी भी कंपाउंड के मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल्स उसको लिया जाता है जो बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो और बहुत ही सस्ता हो, चीप एंड बेस्ट। और उसमें रॉ मटेरियल होता है NaCl, NH3 एंड कैल्शियम कार्बोनेट, जो आपने NCERT में थ्योरेटिकल पॉइंट में पढ़ा होगा सॉल्वे प्रोसेस का। यह है सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 63 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 64। 64 में यह कहा जाता है कि मेन रीजन दैट सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड इज इजिली हाइड्रोलाइज्ड एज कंपेयर टू CCl4। अभी हमने कहा था केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा सिज्विक रूल ऑफ मैक्सिमम कोवेलेंसी। उसमें कहा गया है कि पीरियड नंबर 2 के जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है 4, और पीरियड नंबर 3 एंड 4 की मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है 6, क्योंकि उसमें होता है अवेलेबल D ऑर्बिटल्स। अब देखिए सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड पीरियड नंबर 3 में है, मैक्सिमम कोवेलेंसी हो सकती है उसकी 6, और यहां पर लिखा हुआ है SiCl4 वैलेंसी 4, मैक्सिमम शो कर सकता है 6। इसका मतलब कि इसका सही आंसर है कि वो हाइड्रोलाइज्ड इसलिए हो सकता है क्योंकि वो कोवेलेंसी 4 से आगे भी बढ़ा सकता है ड्यू टू अवेलेबल D ऑर्बिटल्स। इसलिए इसका सही आंसर है सिलिकॉन कैन एक्सटेंड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर बियॉन्ड 4। 4 से ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर हो सकता है सिलिकॉन का ड्यू टू अवेलेबल वैकेंट D ऑर्बिटल्स। 6 तक हो सकता है वो। और जब सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस होता है ना, इस हाइड्रोलाइसिस में वो पहुंच सकता है इस तरह के प्रोडक्ट के रूप में। इसलिए ये कह रहा था मैक्सिमम कोवेलेंसी 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 तक पहुंच सकता है। तो ये था 64 क्वेश्चन नंबर का सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। इसी तरह से इनऑर्गेनिक के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एलिंघम डायग्राम से रिलेटेड है, और वो है क्वेश्चन नंबर 70। देखिएगा अपने क्वेश्चन नंबर 70 को और मिलाइएगा NCERT के एलिंघम डायग्राम से, और चेक कीजिएगा कि एलिंघम डायग्राम में ग्राफ प्लॉट किया गया है डिफरेंट एलिमेंट का ऑक्साइड बनाता हुआ बेस्ड ऑन थर्मोडायनामिकल कॉन्सेप्ट ऑफ गिब्स एनर्जी डेल्टा जी। और जानते हैं आप कि डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, इंट्रोपी चेंज। यानी कि डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए फॉर स्पॉन्टेनियस फिनोमेनन। ये तभी होगा
जब डेल्टा एच कम होगा टी डेल्टा एस से, यानी इंट्रोपी बढ़ानी होगी तो टेम्परेचर भी बढ़ाना होगा। और एलिंगर डायग्राम में टेम्परेचर केल्विन में और डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव में जब प्लॉट किया गया तो देखा कि एल्यूमिना से एल्युमिनियम को अलग करने के लिए, एल्यूमिना से रिड्यूस करके एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए उस एलिमेंट को यूज किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ एलिंघम डायग्राम। जो एलिमेंट का ऑक्साइड बनता हुआ ग्राफ एलिंघम डायग्राम में जरा गौर से देखिए, उसमें एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनता हुआ ग्राफ से नीचे आ रहा है कौन? मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता हुआ ग्राफ। और एलिंघम डायग्राम का कॉन्सेप्ट कहता है थर्मोडायनामिकली कि जिस एलिमेंट का ऑक्साइड बनने में नेगेटिव डेल्टा जी का वैल्यू ज्यादा शो करता हो, नेगेटिव में नेगेटिव हायर होना चाहिए, और वो है मैग्नीशियम। तो नेगेटिव हायर डेल्टा जी का वैल्यू जिसका होगा वो बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और एल्यूमिना से एल्युमिनियम को अलग करने के लिए मैग्नीशियम को यूज करेंगे, जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम फ्री हो जाएगा। ये है बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि नेगेटिव में डेल्टा जी नेगेटिव में हायर होता है, इसके रेस्पेक्ट में नेगेटिव में लोअर होगा। तो जब कभी नेगेटिव में लोअर हो डेल्टा जी का वैल्यू, समझ जाइए उसके ऑक्साइड को वो एलिमेंट रिड्यूस करेगा जिस एलिमेंट का ऑक्साइड बनने के ग्राफ में यानी एलिंघम डायग्राम में नेगेटिव में हायर वैल्यू शो करे, और वो है मैग्नीशियम। बाकी का तीनों जो है ना वो नेगेटिव में लोअर रहता है। तो इन तीनों के ऑक्साइड को एल्युमिनियम रिड्यूस कर सकता है, लेकिन एल्युमिनियम के ऑक्साइड को सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम रिड्यूस करेगा। इसलिए इसका सही आंसर कौन है? मैग्नीशियम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में बैलेंस्ड इक्वेशन जो आपने पढ़ा होगा, रिडॉक्स रिएक्शन, इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका, और उसमें सीखा होगा आपने कि बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका होता है हीट एंड ट्रायल मेथड। चलिए आपको बताते हैं। इस क्वेश्चन में मोल कॉन्सेप्ट पर भी आधारित है। ये कहता कि 1 मोल कैल्शियम फॉस्फाइड, क्वेश्चन नंबर 71, 1 मोल कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम की वैलेंसी 2 जो यहां होगी, फास्फोरस की वैलेंसी 3 जो यहां होगी, और इसका हाइड्रोलाइसिस हुआ, वाटर के साथ रिएक्शन करवाया गया, और वाटर के साथ रिएक्शन करने से ये देता है कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड और फॉस्फीन। आपको बता दें, जब कभी किसी मेटल का फॉस्फाइड हो तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्सटेंशन करते हुए आप लोगों को याद रखना है कि जब जब प्रोड्यूस होता फॉस्फीन, उसके साथ एक बाय प्रोडक्ट भी फॉर्म करता है, और उसका नाम है डायफॉस्फीन, यानी कि P2H4। एनसीईआरटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज लिखा हुआ है जिसको लोग ओवरलुक कर देते हैं, और नतीजा कि जब कभी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, स्टूडेंट से गलती हो जाती है। ये गलती आपसे नहीं हो, इसलिए आप लोगों को आगाह कर रहे हैं कि जब कभी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता हो कि फॉस्फीन कितना मोल मिलेगा जब 1 मोल कैल्शियम फॉस्फाइड का वाटर से रिएक्शन हो रहा है, तो चलिए आप हीट एंड ट्रायल मेथड से कर दीजिए उसको बैलेंस। और बैलेंस करने में 3 कैल्शियम है, यहां कर दीजिए 3, हाइड्रोक्साइड हो गया 3 दूना 6, यहां 6 कर दीजिए, बाकी का 2 फास्फोरस यहां पर 2 कर दीजिए, इनकी 2 मोल्स मिलेंगे फॉस्फीन। बस आंसर हो गया। कितने मोल मिलेंगे? 2 मोल। कहां है? ऑप्शन नंबर 3 में। 71 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, जहां लिखा हुआ है 2 मोल्स ऑफ फॉस्फीन अकॉर्डिंग टू दिस बैलेंस्ड इक्वेशन। चलिए आपको बताते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही राज भरा क्वेश्चन, मिस्ट्री है ये। एनसीईआरटी में एक जगह एक छोटा सा लाइन में लिखा हुआ है, जो स्टूडेंट से थोड़ी सी गलती हो जाती है उसको समझने में, पढ़ने में, और वो ओवरलुक हो जाता है।
कहता है ब्लीचिंग पाउडर को ऑन स्टैंडिंग, यानी ब्लीचिंग पाउडर एक मिक्सचर है। आप लोगों को ये पता चला होगा कि ब्लीचिंग पाउडर जो है ना वो कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ये बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड होता है और इसी की वजह से इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर, क्योंकि वो ब्लीच करता है बाय फॉर्मिंग नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन वाटर से रिएक्शन करेगा, क्लोरीन गैस देगा, क्लोरीन नेसेंट क्लोरीन। इसलिए यहां पर अनस्टेबल कंपाउंड ये होते हुए जैसे ही उसको कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है ऑन स्टैंडिंग, खुली हवा में छोड़ दिया जाए ब्लीचिंग पाउडर के इस मिक्सचर को जिसमें ये कंपोनेंट अनस्टेबल है, वह शो कर देता है डिस्प्रपोर्शनेशन ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो यहां पर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हुए ये बन जाता है कैल्शियम क्लोराइड और साथ में बनता है कैल्शियम क्लोरेट। कैल्शियम क्लोरेट। तो चूंकि ब्लीचिंग पाउडर का कैल्शियम हाइपोक्लोराइट ये है एक्टिव कंपोनेंट जो ऑन स्टैंडिंग ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम क्लोरेट में, और यही पूछता है कि इस मिक्सचर में कौन सा मिलेगा प्रोडक्ट और कहां लिखा हुआ है कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोरेट। यह ऑप्शन नंबर 4 में सही आंसर कौन हो गया? ऑप्शन नंबर 4, यह 4th में लिखा हुआ है। ये सब आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा और एनसीईआरटी को बहुत ही माइन्यूटली पढ़ना पड़ेगा। चलिए आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 73 इस इनऑर्गेनिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 73 कहता है इनमें से कौन सा फ्लोराइड जेनन का एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप लोगों को यह पता है कि जेनन एक इनर्ट गैस है और इनर्ट गैस कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करता है, फिर भी ये सवाल पूछ दिया गया। ये मत सोचिएगा कि ये जबरदस्ती क्वेश्चन बनाया गया है, नहीं, जेनन कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है। क्यों? क्योंकि जेनन का आयोनाइजेशन थेरेपी ऑक्सीजन के एप्रॉक्स आता है, तो जब ऑक्सीजन कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है तो जेनन क्यों नहीं करेगा। बस यही सोच वैज्ञानिकों को आगे सोचने पर मजबूर कर दिया और कहा कि जेनन भी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है, लेकिन चूंकि जेनन ऑक्टेट बनाता, ऑक्टेट है इसके लास्ट में 8 है जो है इवन नंबर, और इवन नंबर हो तो ऑड नंबर का फ्लोराइड बना ही नहीं सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 ये सही है। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि कौन सा फ्लोराइड जेनन का इम्पॉसिबल है, नहीं बनेगा। चूंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इवन नंबर, तो इवन नंबर वाला फ्लोराइड बन सकता है डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड, हेक्साफ्लोराइड, नहीं बनेगा ट्राइफ्लोराइड, पेंटाफ्लोराइड, ये सब। तो कहां है ट्राइफ्लोराइड? ऑप्शन नंबर 2 में, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अब चलिए 74 क्वेश्चन नंबर 74 में, क्वेश्चन नंबर 74 एक एलॉय का क्वेश्चन है और एलॉय आप लोगों को रटना ही होगा, याद करना होगा, मेमोरी बेस्ड है ये। और कौन सा एलॉय का फॉर्मेशन किस मेटल के मिक्सचर से होता है ये आपको याद रखना होगा। खास करके यहाँ पर ब्रास के बारे में पूछा गया है और एनसीईआरटी में 2 जगह, एक डी और ए ब्लॉक चैप्टर में और दूसरा मेटलर्जी वाले चैप्टर में, 2 जगह एलॉय के बारे में लिखा हुआ है और ब्रास एक एलॉय है जिंक और कॉपर का, इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में कहता है कि इनमें से कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और आप लोगों को याद होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, और उसके लिए आपको एक छोटा सा पॉइंट बता देते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, जिसकी सेकेंडरी वैलेंसी 4 होती है, DsP2 उसका हाइब्रिडेशन होता है और वो जनरली स्ट्रॉन्ग लिगैंड के केस में आता है जनरली। इसलिए आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि स्क्वायर प्लेनर जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आने की संभावना हो वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा।
दूसरी बात कि जब कभी किसी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सेकेंडरी वैलेंसी 6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, एक भी अगर पॉलीडेंटेट लिगैंड हो, मल्टीडेंटेट लिगैंड हो, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, ये सब, तो वह ऑप्टिकली एक्टिव जरूर होगा। शर्त है कि वो ट्रांस ज्योमेट्रिकल में नहीं होना चाहिए। अगर ट्रांस में आ गया वो तो प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से एक ही जगह बाइडेंटेट लिगैंड से कॉम्प्लेक्स बना हुआ है और वो है ऑप्शन नंबर 2 में। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं शो करेगा, मिरर इमेज है बट सुपर इम्पॉसिबल नहीं होगा, और वो है ऑप्शन नंबर 2। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ये था सेक्शन ए का सारा इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन। अब चलिए सेक्शन बी में कुछ क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक के दिए गए हैं, जिसमें से एक है क्वेश्चन नंबर 89। और क्वेश्चन नंबर 89 में एक ऐसा सवाल जो पूछा गया है कि विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट HCl। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट HCl। आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि जब कभी किसी मेटल का कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, किसी भी एसिड के संपर्क में आता है ना, तो उससे एफरवेसेंस होती है। एफरवेसेंस, फदफदाहट, और वो एफरवेसेंस होता है ड्यू टू CO2 इवोल्यूशन। हर कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट किसी भी एसिड्स के कांटेक्ट में आता हो तो CO2 गैस निकलती है विथ एफरवेसेंस। इसलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी गैस रिलीज होगी, इस टर्म को अगर आप याद रखेंगे तो सही ऑप्शन कौन है ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, और वो कौन है ऑप्शन नंबर 2, CO2। तो 89 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, CO2 गैस निकलेगी विथ एफरवेसेंस इफ एनी एसिड रिएक्ट्स विथ कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 90 में लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सर्जिकल एंड कॉस्मेटिक प्लांट्स। कॉस्मेटिक प्लांट्स, फेस पाउडर, फेस क्रीम, सर्जिकल प्लांट्स, यानी कि सर्जिकल जिस पर चमक हो, जंग नहीं लगे, वाटर प्रूफ हो, और साथ में यह कॉस्मेटिक प्लांट्स भी होता है। और जब आप पढ़ रहे थे कार्बन फैमिली P ब्लॉक 11th के चैप्टर में, तो उसमें एक सिलिकॉन स्ट्रक्चर देखा होगा, और सिलिकॉन स्ट्रक्चर जो है ना, ये वो स्ट्रक्चर है जिसमें एटलीस्ट 1 एल्काइल ग्रुप होना चाहिए और कम से कम एक तरफ ऑक्सीजन हो। 2 अल्काइल ग्रुप रहे और अच्छी बात है, 3 अल्काइल ग्रुप जो रहेगा ना तो लिमिटेड हो जाएगा, कंट्रोल्ड हो जाएगा वो सिलिकॉन स्ट्रक्चर में। तो पॉलीमर का फॉर्मेशन लगातार इस तरह से करना, ये कहलाता है सिलिकॉन स्ट्रक्चर। और जो भी होते हैं सिलिकॉन इस तरह के स्ट्रक्चर शो करने वाले, उसे सर्जिकल और कॉस्मेटिक प्लांट्स में यूज किया जाता है, क्योंकि ये होता है वाटरप्रूफ। और आपको बता दें कि सिलिकॉन जो होता है ना, वाटरप्रूफ ही सिर्फ नहीं, फायर प्रूफ भी होता है, फायर प्रूफ। इसलिए ये इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 90 का। अब चलिए इनऑर्गेनिक का एक आखिरी सवाल, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। 94 क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से नाइट्रोजन के वो कौन से ऑक्साइड है जो कलर्ड होता है। कलर्ड यानी कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संभावना है, पैरामेटिक होगा। और कलर्ड कंपाउंड नाइट्रोजन का एक गैस ऑक्साइड के रूप में जो आता है ना, वो है NO2। ब्राउन गैस है, ये ब्राउन कलर की गैस है। इसलिए कलर्ड गैस के रूप में जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड बहुत ही फेमस है,
वो है NO2 ब्राउन गैस, और वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरह से आपने देखा कि इनऑर्गेनिक के सारे सवाल बहुत ही आसान हैं और एक्सटेंसिव हैं। सभी क्वेश्चंस आसानी से कंपेयर कर लीजिए और याद रखिएगा सभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड है। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। ओके।